करीब एक साल पहले श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे जनादेश के साथ दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के लिए चुने गए थे। 30 मई 2019 को अपना कार्यकाल शुरू करते ही नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वादों को पूरा करने में लग गए। 30 मई 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है। इस एक साल के भीतर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें से उसे कुछ में सफलता हाथ लगी है तो कुछ का रिस्पॉन्स उतना बेहतर नहीं आया है जितनी उम्मीद की जा रही थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल के बारे में सब कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इस एक साल में मोदी सरकार की कई बड़ी योजनाएं दिखी और कई हिस्टोरिकल फैसले लिए गए, और आप कह सकते हैं कि बीता साल पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के नाम रहा, जिसने उन्हें राजनीतिक तौर पर और मजबूत किया है। तो आइए जानते हैं कैसा रहा बीता एक साल मोदी सरकार का। बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की बात करें तो जो चीज सबसे पहले दिमाग में आती है वो है इकोनॉमी। आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था कि भारत की ग्रोथ रेट 2019-20 में 5% होगी, पर 2019-20 की भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% रही, जो कि 11 सालों में सबसे कम में थी। 2019-20 के लास्ट क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 3.1% पे आ गई, और इसकी मेन वजह कोरोना वायरस है। पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था स्लोडाउन से जूझ रही थी कि चाइना से कोरोना वायरस आ गया। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि भारत में तो लॉकडाउन मार्च के एंड में हुआ था, तो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कैसे पड़ा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। कोरोना वायरस भले ही भारत में लेट में आया, पर ग्लोबल लेवल पे इसने जनवरी से फैलना स्टार्ट कर दिया था, जिससे बहुत से देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन बहुत पहले ही कर दिया था, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई और फिर उसे भारत की अर्थव्यवस्था भी। एग्जाम्पल दूं तो जब 2008-9 में अमेरिका में रिसेशन आया था, तो ग्लोबल इकोनॉमी भी इफेक्ट हुई थी और उसे भारत की अर्थव्यवस्था भी। ट्रेड, करेंसी वैल्यू, मैन्युफैक्चरिंग, क्रूड ऑयल और ऐसे तमाम फैक्टर की वजह से इकोनॉमी इफेक्ट होती है। तो देखा जाए इकोनॉमी वाइज बीता एक साल ठीक ठाक रहा, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन तो अभी आना बाकी है। 2020-21 के फिगर आपको बताएंगे कि वर्स्ट सिचुएशन किसे कहते हैं। इकोनॉमी स्लोडाउन होने से भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट वैसे भी 45 सालों में सबसे हाई पे था। फिर उसके बाद कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में एकाएक बहुत बढ़ गया। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया है कि भारत में लॉकडाउन होने से अब तक 12 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत की 24% हो गई है, और ये हर वीक बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रही है। कभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27% हो जाती है तो कभी 21%, पर धीरे धीरे आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट नजर आएगी जैसे ही लॉकडाउन में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पिछले 6 सालों में सभी भारतीयों ने मोदी सरकार का लोहा माना है, और पिछले साल ये सबने देखा भी। चाहे पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर मुद्दे को हर प्लेटफॉर्म में उठाना हो, या हमारे देश के कुछ लोगों का CAA के प्रोटेस्ट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से भारत की बुराई करवाना हो, इन दोनों मामले में भारत की डिप्लोमेसी सभी ने देखी। चाइना, टर्की, मलेशिया को छोड़ के और किसी भी देश ने पाकिस्तान का कश्मीर के मामले में साथ नहीं दिया, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा कोई भी विवादित बयान नहीं दिया CAA को लेकर। और अब तो भारत को G7 ग्रुप का मेंबर बनाने की भी बात चल रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया, और फिर उसके बाद 1 अगस्त 2019 से भारत में 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। बीजेपी सरकार के मैनिफेस्टो में यह मुद्दा शामिल था। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर किया, जो जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बेअसर बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी इस कार्यकाल में हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान, मतलब 1 कंट्री 1 रजिस्ट्रेशन एंड 1 मार्क लागू हो गया। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी माइनॉरिटीज को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुए। मुस्लिम लोग दूसरों के भड़कावे में आकर इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक ने यह कहा कि इस कानून के जरिए देश के किसी भी माइनॉरिटी की सिटीजनशिप नहीं छीनी जाएगी।
इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं लिए। देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी शुरुआत की है। इस फैसले से भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हम सबका सपना ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। इसके लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना होगा। पीएम मोदी ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी के साथ साथ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड जैसे 5 पिलरों को मजबूती देने की बात भी कही है। इस योजना के जरिए हर क्षेत्र में स्वदेशी वस्तुओं को देश में बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए सरकार के आर्थिक पैकेज में कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्रीज और किसान के लिए खास फोकस किया गया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रैफिक नियमों को कड़ा बनाने और सड़क हादसों को रोकने के लिए देश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू किया है। इस सख्त कानून के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगने का प्रोविजन बनाया गया है, ताकि लोग नियमों का पालन कर सके। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू किए जाने के बाद सड़कों पर लोग नियमों का पालन करते हुए दिख भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2090 को संसद में पास कराया। नया यूएपीए कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उससे प्रोत्साहित करते मिले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है। नया कानून एनआईए को आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार भी देता है। मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने 10 सरकारी बैंकों को मर्ज करके 4 बड़े बैंक बनाने का फैसला लिया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जोड़ने का ऐलान किया गया है। इस मर्जर से बैंकों को बढ़ते एनपीए में राहत मिलेगी, साथ ही कस्टमर को बेहतर बुकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। और ये करना जरूरी भी था, क्योंकि हमारे देश में प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक में जमीन आसमान का फर्क है, और अगर देश को आगे बढ़ना है तो इस फर्क को दूर करना भी जरूरी है। मोदी सरकार ने किसानों को पेंशन, आय दुगनी और उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का जो वादा चुनाव के दौरान किया था, उस पर काम करना चालू कर दिया है। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में देश के सभी किसानों को पेंशन देने के लिए किसान सम्मान योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के दायरे में सभी किसानों को शामिल किया गया। अब किसानों के दशा और दिशा को सुधारने के लिए कृषि सेक्टर में सुधार के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट में सरकार बदलाव करेगी। इसके तहत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य, फेयर प्राइस मिल सकेगा, और इसके लिए उन्हें अपनी उपज को अपनी इच्छा से कहीं भी किसी को भी बेचने की छूट मिलेगी। पर इन सब के बाद भी किसानों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है सरकार को, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़े डिसीजन देखने को मिल सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। इस योजना के जरिए एक ही राशन कार्ड पर कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य, फेयर प्राइस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान से राशन ले सकेगा। केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड की सेवा की शुरुआत कर दी है। मोदी सरकार को उम्मीद है कि इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, बल्कि रोजगार या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित भी नहीं होना पड़ेगा। मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इन सब के अलावा बहुत से फैसले लिए मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ मिल सके। राम मंदिर का भी ऐतिहासिक फैसला पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखने को मिला और सालों बाद भारतीयों को न्याय मिला। और भी बहुत से समय समय पे बूस्टर दिए हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सके। मोदी सरकार के सामने भविष्य में बहुत सी चुनौतियां सामने खड़ी हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के चलते मोदी सरकार ने लॉकडाउन किया, तो उससे अर्थव्यवस्था बेहाल हो गई है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, भुखमरी और गरीबी भी बढ़ रही है, और इसके साथ प्रवासी मजदूरों की समस्या भी सामने है। तो मोदी सरकार को कैसे भी करके अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पे लाना ही होगा, जिससे देश के लोगों को रोजगार मिल सके और फिर उससे गरीबी कम हो सके, और देश के लोगों को भी सरकार का साथ देना होगा। कोरोना वायरस से बचने के जो उपाय सरकार ने दिए हैं, उसे पूरी तरह से पालन करना होगा। ये नहीं कि लॉकडाउन खुलते ही वापस अपने पुराने तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। उसके अलावा नेपाल का इशू उभर के सामने आया है, उसे सॉल्व करना भी जरूरी है। पर मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस इशू को उतना सीरियसली ले नहीं रही है, और ये सही भी है।
इस समय भारत सरकार को सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा कि हर संकट एक अवसर लेकर जरूर आता है। वैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कोरोना वायरस भी ऐसा ही एक मौका भी है। कोरोना वायरस के चलते बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से शिफ्ट करने के मूड में है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भारत सरकार को उठाना है। भारत सरकार को उन सारी कंपनी से बात करनी चाहिए जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करना चाहती हैं और उन्हें ऑफर देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना चाहिए, टैक्स रिलीफ देना चाहिए। क्योंकि जब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में खुलेंगी तो इससे भारत में बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी और उसके साथ साथ बहुत सारे न्यू स्मॉल बिजनेसेस भी खुलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए और आप अपनी राय मुझे कमेंट कर भी बता सकते हैं। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।